Life is like a novel, and every day is a new page. Life is like a novel, and every day is a new page. If one page is sad, then other will be happy. So just turn the page and enjoy life. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with a new series on the Consumer Protection Act 2019. And in this series, I have discussed preliminary portion as well as definitions in the previous video. Today I will discuss with the Consumer Protection Council. If we talk about the Consumer Protection Council, here are the three types of Consumer Protection Council. One is State Consumer Protection Council, District Consumer Protection Council, as well as Central Consumer Protection Council. जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काउंसिल का निर्माण किया गया है, जैसे कि आपको मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेकंड वन इज स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एंड द थर्ड वन इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. इफ यू टॉक अबाउट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, दैट इज एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे कि आपको इसके नाम से ही क्लियर है कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाएगी. एंड इट्स फंक्शन इज टू इट शैल बी एन एडवाइजरी बॉडी. ये एक तरह की एडवाइजरी काउंसिल के रूप में कार्य करेगी. इफ यू टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, then the minister in charge of the department of the consumer affairs shall be the chairperson of this council, and prescribed number of other officials या non-official members representing the prescribed interest will also be appointed. If we talk about the meeting, as and when necessary, at least one meeting shall be required every year. One meeting must be held every year. If we talk about the time and place of the meeting, as the chairperson may think fit, he can appoint the meeting. If we talk about the objects, to render the advice on promotion and protection of the consumer rights under the act. जैसे कि मैंने आपको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बताया, इस काउंसिल का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. इसका जो मेन कार्य है वो एडवाइजरी काउंसिल के रूप में किया जाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो कंपोजिशन है, इसके लिए जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा, जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट का होगा, ही विल एक्ट एज ए चेयरपर्सन. वो इसका चेयरपर्सन के रूप में कार्य करेगा. इसके अलावा कुछ अदर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे, जैसा कि वो लोग प्रेस्क्राइब करेंगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है संबंध में. और इसके बाद मैंने आपको मीटिंग के बारे में बताया कि इसकी जो मीटिंग है उसके बारे में ये कहा जाता है कि कम से कम पूरे साल के अंदर एक मीटिंग होना जरूरी है. हाँ, उसके अलावा जितनी भी मीटिंग है वो की जा सकती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जैसा भी उन्हें लगता है कि जरूरी है तो मीटिंग की जा सकती है. यदि हम टाइम और प्लेस मीटिंग की बात करते हैं तो वो जो टाइम या जो प्लेस है मीटिंग का, दैट मस्ट बी प्रेस्क्राइब बाय द चेयरपर्सन एज ही थिंक फिट. जैसा भी चेयरपर्सन कहा गया उसी के हिसाब से इसका टाइम और प्लेस फिक्स कर दिया जाएगा मीटिंग का. और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, इस मीटिंग जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई जाएगी, इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कि यहाँ पर कंज्यूमर उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करना और उसको प्रमोट करना इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का मेन कार्य है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, दैट इज एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो जब हम स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करते हैं तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. एंड इट इज आल्सो एन एडवाइजरी काउंसिल. ये भी एक तरह की एडवाइजरी काउंसिल के रूप में कार्य करती है. और इसके कंपोजिशन की यदि हम बात करते हैं तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का जो मिनिस्टर था उसको वहाँ का चेयरपर्सन बनाया जा रहा था. यदि हम स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर कंज्यूमर अफेयर्स के जो चार्ज है जिस मिनिस्टर के हाथ में है, ही विल एक्ट एज द चेयरपर्सन. तो क्या बताया मैंने, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल. वो इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्य करेगा. इसके अलावा कुछ अदर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जैसा कि प्रेस्क्राइब किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी अपॉइंट किए जाएंगे. बट उनकी जो संख्या है वो 10 से ज़्यादा नहीं होगी. दैट विल बी नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और उनको नॉमिनेट किया किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. इफ यू टॉक अबाउट द मीटिंग, यदि हम मीटिंग की बात करते हैं तो इसकी
मीटिंग एक साल के अंदर कम से कम 2 मीटिंग होना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बताया, तो वहाँ पे ये कहा गया था कि कम से कम साल में 1 मीटिंग जरूरी है। जबकि हम स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करते हैं, तो एट लीस्ट 2 मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड एवरी ईयर। कम से कम 2 मीटिंग जरूरी है। और यदि हम टाइम और प्लेस की बात करते हैं, तो टाइम और प्लेस जैसा कि चेयरपर्सन प्रेस्क्राइब करेगा, उसी हिसाब से मीटिंग वहाँ पर की जा सकती है। If we talk about the object of this State Consumer Protection Council, its main object is to render the advice on the promotion and protection of the consumer rights within the state. तो यदि हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के, इसका मेन उद्देश्य है यहाँ पर कंज्यूमर के उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट के संरक्षण हेतु, जैसे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके स्टेट के अंदर, उसके लिए एडवाइस देना है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को वो एडवाइस देने का कार्य करेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इफ वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, दैट इज अपॉइंटेड बाय एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है, इसका निर्माण भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एंड इट्स फंक्शन इज आल्सो द एडवाइजरी काउंसिल। ये भी जो है एडवाइजरी काउंसिल के रूप में कार्य करती है। और इसके कंपोजिशन की यदि हम बात करते हैं, टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल एक्ट एज ए चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल। जो डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है, डीसी जिसे हम कहते हैं, ही विल एक्ट एज ए चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल। वो इस चेयरपर्सन काउंसिल का चेयरपर्सन कहलाएगा। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर भी अपॉइंट किए जाएंगे। इफ वी टॉक अबाउट द मीटिंग, यदि हम मीटिंग की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि इसकी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की कम से कम साल के अंदर 2 मीटिंग होना अनिवार्य है। इफ वी टॉक अबाउट द टाइम एंड प्लेस, दैट इज आल्सो प्रेस्क्राइब बाय द चेयरपर्सन एज ही थिंग्स फिट। यहाँ पर टाइम और प्लेस जो मीटिंग का है, वो चेयरपर्सन के द्वारा ही बताया जाएगा, जैसा कि वो लोग कहेंगे। और इसका जो मेन उद्देश्य है, दैट इज आल्सो टू रेंडर द एडवाइस ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी जिले के अंदर उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु एडवाइस देना इसका मेन कार्य है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की जब हम बात करते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। यदि हम तीनों के डिफरेंस की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, दैट इज आल्सो एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड डिफरेंस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो तीनों का जो फंक्शन है, दैट इज एडवाइजरी फंक्शन। दीज ऑल द काउंसिल्स आर एक्टिंग एज ए एडवाइजरी काउंसिल। ये तीनों की तीनों एडवाइजरी काउंसिल के रूप में कार्य करती है। यदि हम कंपोजिशन की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, जो डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है, ही विल एक्ट एज ए चेयरपर्सन। उसके अलावा कुछ अदर मेंबर्स जो ऑफिशियल मेंबर है या नॉन ऑफिशियल मेंबर है, वो भी अपॉइंट किए जाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर अफेयर्स का जो मिनिस्टर है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट शैल एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेंबर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे, बट उनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और उनको नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। If we talk about the सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इट्स कंपोजिशन मैंने आपको बताया था, इसका जो कंपोजिशन है, इसके अंदर वहां पे जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट विल एक्ट एज द चेयरपर्सन। वहां पे वो चेयरपर्सन के रूप में कार्य करेगा। और इसके अलावा ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जितने जरूरी है, वो भी अपॉइंट किए जाएंगे। यदि हम मीटिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो, उनकी साल में कम से कम 2 मीटिंग होना अनिवार्य है। जबकि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की कम से कम 1 मीटिंग होनी अनिवार्य है। और जिनों में टाइम प्लेस की बात करते हैं, तो टाइम और प्लेस जो है, वो चेयरपर्सन के द्वारा ही बताया जाएगा। और तीनों का जो उद्देश्य है, जो तीनों मैंने आपको बताया, चाहे वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है या स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ऑल दीज मेन ऑब्जेक्टिव्स टू रेंडर द एडवाइस ऑन द प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। तीनों का मेन उद्देश्य है उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण हेतु उनको प्रोटेक्ट करना, मेन इनका उद्देश्य है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नाउ दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। वहां पे मैंने बात की थी काउंसिल की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 10
ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 10 के तहत कुछ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की गई है। इफ यू टॉक अबाउट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको इस नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एस्टेब्लिश की जाएगी। तो दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स मेन objective is to regulate the matters relating to the violation of rights of the consumers, unfair trade practices, and the false or misleading advertisements which are prejudicial to the interest of the public and the consumers, and to promote, protect and enforce the rights of the consumers. तो यहाँ पे जो हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसको स्थापित करने का जो मेन उद्देश्य है वो वहाँ पर जो उपभोक्ता है उनके अधिकारों को वायलेशन करने से रोकना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए उसको करने से रोकना। इसके अलावा कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं दी जानी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो नेचुरली है कि वहाँ पे जो कंज्यूमर पब्लिक है उनके जो इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा होने से रोकना ही इसका मेन उद्देश्य है। तो दिस मीन्स मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज टू regulate the matters affecting the rights of the consumer. They must not be violated. Unfair trade practices must not be done. False and misleading advertisement must not be given. This means because they are prejudicial to the interest of the public. And its also main objective is also to promote, protect and enforce the rights of the consumer. इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि वहाँ पर जो उपभोक्ता है उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए, उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, उनको एनफोर्स करवाया जाना चाहिए। This is also one of the main objective of this Central Consumer Protection Authority. If we talk about the composition of Central Consumer Protection Authority, यदि हम Central Consumer Protection Authority के composition की बात करते हैं, it will have a chief commissioner as well as prescribed number of other commissioners to be appointed by the central government to exercise the powers and discharge the functions under this act. यदि हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसका जो कंपोजिशन है या जो संगठन है उसके अंदर एक तो चीफ कमिश्नर होगा, इसके अलावा कुछ अदर कमिश्नर मतलब कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और वो इसलिए अपॉइंट किया जाएगा जिससे कि वो इस एक्ट के तहत जो भी फंक्शन या पावर उन्हें दी गई है वो उसको डिस्चार्ज कर सकें। If we talk about the headquarters of the Central Consumer Protection Authority, that will be at Delhi. Central Consumer Protection Authority का जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है। एंड द रीजनल एंड अदर ऑफिस की जब हम बात करते हैं दे मे बी एस्टेब्लिश्ड एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड, वो कहीं भी एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में प्रेस्क्राइब करती है। If we talk about the qualification and methods and requirement etc of the chief commissioner and the other commissioner, जो यहाँ पे चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है या जो अदर कमिश्नर अपॉइंट किए जा रहे हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। And the vacancy etc not to invalidate the proceedings of the central authority, and no act or proceeding of the central authority shall be invalid merely by reason of जनरल अथॉरिटी के द्वारा कोई भी एक्ट कोई भी प्रोसीडिंग तब तक इनवैलिड नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, एनी वैकेंसी इन और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, जब तक कि सेंट्रल अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में या उसकी वैकेंसी में कोई डिफेक्ट ना पाया जाए। सेकंड वन इज एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ कमिश्नर और द कमिश्नर, चीफ कमिश्नर या कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के दौरान कोई भी उसके अंदर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कोई भी ऐसा मतलब इरेगुलरिटी नहीं अपनाई जाएगी, एनी इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर, प्रोसीजर के अंदर कोई भी इरेगुलरिटी नहीं पाई जानी चाहिए जो कहीं ना कहीं मेरिट्स ऑफ द केस को अफेक्ट करे। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी के प्रोसीडिंग्स को या एक्ट को इनवैलिड नहीं ठहरा सकते जब तक कि इनमें से कुछ शामिल ना हो। तो ये आपको मैंने वो पॉइंट्स बताए हैं। इफ यू टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, इसके अलावा आप देखेंगे जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसके अंदर कई ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स और कुछ और अदर एम्प्लॉय भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड द सेंट्रल अथॉरिटी सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स और अदर एम्प्लॉयज
एज इट कंसिडर्स नेसेसरी। वहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उतने नंबर ऑफ ऑफिसर्स या कह सकते हैं कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है जैसा कि उसे सही लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगे। एंड उनकी जो सैलरी या अलाउंसेज है वो दे मे बी पेएबल टू और द अदर टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द सर्विस। वहाँ पे उनकी टर्म्स के जो कंडीशन ऑफ द सर्विस की जो कंडीशन है या जो टर्म्स है उसके हिसाब से उनकी सैलरी या अलाउंस उन्हें पे किए जाएंगे। उसके अलावा ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द एक्ट शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब। वहाँ पे उस एक्ट के तहत उनकी अपॉइंटमेंट भी की जाएगी और जो सेंट्रल अथॉरिटी है मे एंगेज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा वो सब प्रोसीजर अपनाया जाएगा जैसा कि रेगुलेशन के तहत इसके अंदर प्रेस्क्राइब किया गया है। And such number of experts and the professional of integrity and ability who have special knowledge and experience in the areas of consumer rights and welfare, consumer policy, law, medicine, food safety, health, engineering, product safety, commerce, economic, public affairs, on administration, as it deems necessary to assist it इन द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी है, उसके द्वारा कुछ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी और उनकी जो सैलरी अलाउंसेज है वो भी उन्हीं टर्म्स के आधार पर दिए जाएंगे जैसा कि इस अथॉरिटी के द्वारा बताया जा रहा है। और इसके बाद मैंने बताया कि इनके द्वारा वो प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो रेगुलेशन के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स जो प्रोफेशनल मेंबर्स हैं जिनकी अपनी एक इंटीग्रिटी है या एबिलिटी है, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है किसी भी फील्ड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन से फील्ड में, कंज्यूमर राइट्स के फील्ड में या फिर उनके वेलफेयर के फील्ड में या कंज्यूमर पॉलिसी के संबंध में, लॉ के संबंध में, मेडिसिन के संबंध में, फूड सेफ्टी के संबंध में, हेल्थ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की सेफ्टी के संबंध में, कॉमर्स इकोनॉमिक के संबंध में, पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में। जहाँ भी किसी के पास इतना एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। किसमें? इन द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस एक्ट। कि यदि इस एक्ट के तहत जो भी फंक्शन कार्य किए जाएंगे उनके अंदर ऐसी अथॉरिटी को भी अपॉइंट किया जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो प्रोसीजर है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा वो जैसा कि रेगुलेशन में प्रेस्क्राइब किया गया है वो प्रोसीजर यहाँ पे अपनाया जाएगा। तो वो प्रोसीजर है क्या? If we talk about the procedure of the central authority shall regulate the procedure for the transaction of the business and allocation of its business amongst the chief commissioner and the commissioner, as may be specified by the regulation. And the chief commissioner shall have the power of general superintendence. यहाँ पे जो चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, मुख्य कमिश्नर जो अपॉइंट किया जाएगा, उसके पास जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन की, कंट्रोल करने की पावर, उसको सारी की सारी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनके अंदर उसको कंट्रोल करने की, सुपरटेंडेंस करने की, उसके अलावा मैंने बताया डायरेक्शन देने की, वो सारी की सारी पावर इसके पास होगी, चीफ कमिश्नर के पास होगी। एंड द चीफ कमिश्नर में डेलीगेट सच इट्स पावर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स टू द सेंट्रल। और चीफ कमिश्नर यदि चाहे तो वो इस पावर को जो उसके पास आने वाली है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है जैसा कि उसे सही लगे, वो उसी हिसाब से कर सकता है। तो ये मैंने आपको बताया प्रोसीजर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द इन्वेस्टिगेशन विंग और द सेंट्रल अथॉरिटी। यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट की जा रही है सेंट्रल, तो वहाँ पे इसके अलावा इसके संबंध में एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी स्थापित की जाती है। जो इंक्वायरी वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जाती है वो इसी विंग के द्वारा किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी दैट शैल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट। यहाँ पे इस एक्ट के तहत ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है उसकी, और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की करवाएगी इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन विंग बनाया जाएगा और इस विंग का जो मेन मुखिया होगा वो डायरेक्टर जनरल होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये जो इंक्वायरी वगैरह या फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा कंडक्ट की जा सकती है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल एंड सच नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के अलावा यहाँ पे एक डायरेक्टर जनरल भी होता है और इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट किया जाता है। उसके अलावा ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनको भी इसी एक्ट के तहत अपॉइंट किया जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट दैट इज एवरी एडिशनल डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर shall exercise his power and discharge his functions subject to the general control supervision। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है या ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल है या असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे
और इस ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे फंक्शन करेंगे दैट इज सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल। वहाँ पे वो जनरल कंट्रोल में मतलब के तहत वो वहाँ पे अपने फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकती है, सुपरिटेंडेंट का कार्य, सुपरविजन का कार्य कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्टर जनरल मे डेलीगेट्स ऑल और एनी ऑफ द पावर टू द एडिशनल डायरेक्टर जनरल। यदि डायरेक्टर जनरल चाहे तो वो अपनी पावर को एडिशनल डायरेक्टर जनरल को भी डेलीगेट कर सकता है, दे सकता है। और डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर, या फिर यदि एडिशनल डायरेक्टर को नहीं देना चाहता तो वहाँ पे वो ज्वाइंट डायरेक्टर या डिप्टी एडिशनल डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर को भी अपनी पावर, उनकी जो पावर है वो दी जा सकती है। एंड द लास्टली द इंक्वायरीज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द डायरेक्टर जनरल शैल बी सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसको सबमिट किया जाएगा, किसको? सेंट्रल अथॉरिटी को, और उस फॉर्म में जैसे कि प्रेस्क्राइब किया गया है। If we talk about the powers of the district collector, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दैट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16 ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन 16 के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसकी पावर का जिक्र किया गया है। If we talk about the powers of the district collector may own the complaint or the reference made to him by the central authority or the commissioner of a regional office inquire into the investigation complaints regarding the violation of the rights of the consumer as a class on matters relating to the violation of consumer rights, unfair trade practices, false or misleading advertisements within its jurisdiction, and the submit its report to the central authority or the commissioner of a रीजनल ऑफिस एट द केस में भी। जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, डीसी जो होता है, उसकी जो पावर क्या क्या होती है कि वहाँ पर वो किसी भी कंप्लेंट के अंदर जिसका रेफरेंस उसे पता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में उन्हें कंप्लेंट ऑफ ए रेफरेंस मेड बाय टू हिम बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और द कमिश्नर ऑफ ए रीजनल ऑफिस इंक्वायर इनटू द इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि वो अपनी कंप्लेंट को, वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यदि उसके पास कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो उस कंप्लेंट को, उसका रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, या फिर कमिश्नर, जो रीजनल ऑफिस का जो कमिश्नर है उसको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी उसके अधिकारों से वंचित करने के हेतु वहाँ पे करवाई जाएगी। या उससे संबंधित ये कोई मैटर है आप उसे भी डिसाइड करवा सकते हैं, जहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही है, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दी जा रही है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है, वहाँ पर क्या कहा गया कि दैट वो अपने जुरिडिक्शन में रख के कार्य करेंगे, विद इन इट्स जुरिडिक्शन सबमिट, और वहाँ पे उसकी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी को सबमिट करवाई जाएगी। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द कंप्लेंट टू अथॉरिटीज। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स और द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और द फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट will have prejudicial to the interest of the consumer as may be provided either in writing or the electronic made। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जब कंप्लेंट बाय अथॉरिटी की बात करते हैं तो कंप्लेंट जो है दैट इज रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। वो जो कंप्लेंट है वो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के अधिकारों के वायलेशन से संबंधित होनी चाहिए, जहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स का सहारा लिया गया है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है, कंज्यूमर है, वो अफेक्ट हुआ है। एंड वहाँ पे जो वो जो कंज्यूमर अफेक्ट हुआ है दैट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, तो मे बी फॉरवर्डेड, यहाँ पे जो कंप्लेंट है उसको फॉरवर्ड किया जा सकता है। किसके कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं? या तो राइटिंग में और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, या तो वो लिखित में दे या फिर उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उस कंप्लेंट को किया जा सकता है। नेमली द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो कंप्लेंट किसको भेजी जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, या फिर रीजनल कमिश्नर ऑफ द रीजनल ऑफिस, या फिर किसी भी सेंट्रल के उसके द्वारा भेजी जाएगी। तो दिस वाज द अबाउट द कंप्लेंट टू द अथॉरिटी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटिंग टू सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट दैट इज डीलिंग विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। यदि हम सेंट्रल अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसको कुछ फंक्शन या पावर दिए गए हैं। वो कौन कौन से फंक्शन या पावर है? नंबर 1, सेंट्रल अथॉरिटी हैव flowing powers and function. Number 1, protect, promote and enforce the rights of the consumer as a class and prevent the violation of the consumer rights। यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास ये पावर होती है कि वो उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे और एनफोर्स करवाए, और वहाँ पे उपभोक्ताओं के अधिकारों का वायलेशन होने से रोकना चाहिए उसे।
सेकेंड पॉइंट इज, यदि हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एंश्योर दैट नो पर्सन एंगेज हिमसेल्फ इन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। किसी भी प्रकार की अवांछनीय व्यवहारिक प्रैक्टिसेस नहीं की जानी चाहिए। यदि वो ऐसा करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि मतलब वो एंगेज नहीं होना चाहिए। यदि होता है, यदि वो करता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बताया गया है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना की पावर इसको दी गई है, सेंट्रल अथॉरिटी को दी गई है। थर्ड पॉइंट इज ensure that no on false misleading advertisements made of any good या services which contravenes the provisions of this act or rules of regulations made thereunder. Ensure that no person shall take part in the publication of the advertisement which is false. वहाँ पे कोई भी जो वो है पर्सन है उसको इसमें भाग नहीं लेना यदि वो जो एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है वो गलत दी जा रही है। विच इज लाइकली और मिसलीडिंग, जो कहीं ना कहीं मिसलेड कर सकती है, फॉल्स हो सकती है। सेकंड वन इज द सेंट्रल अथॉरिटी में फॉर एनी ऑफ द पर्पजेस अबाउट सेड। सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे तो वो किसी भी ऊपर दिए गए उद्देश्यों के लिए इंजर और काज टू बी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड फॉर द वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट। तो ये कहा जाता है कि वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी भी जो है वो किसी भी इसके लिए वहाँ पे यदि वायलेशन होता है किसी भी उपभोक्ताओं के अधिकारों का तो उसके लिए इंक्वायरी भी की जा सकती है, इंक्वायरी करवा सकती है या फिर इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है जहाँ पे उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, उसको वायलेशन किया गया है। If we talk about the next point, that is the complaint before the district commission. ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसके समक्ष कंप्लेंट शिकायत दर्ज की जाएगी एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द नेशनल कमीशन एज द मतलब जो इनमें से चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वो नेशनल कमीशन हो, इनके द्वारा कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज intervene in the proceedings before the district commission or the state commission or the national commission. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इंटरवीन इन द प्रोसीडिंग्स, वहाँ पे किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर जो चल रही है कार्यवाही चल रही है उसके अंदर इंटरवीन कर सकती है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम। वो कार्यवाही कहाँ चल रही है, या तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में या फिर स्टेट कमीशन के अंदर। रिव्यू द मैटर्स रिलेटिंग टू एंड द फंक्शंस इनहिबिटिंग द एंजॉयमेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स। If we talk about the review and matters relating to the or factors inhibiting the enjoyment of the consumer rights, it includes safeguards provided by the protection of the consumer under other any other law also for the time being in force, मतलब वो existence में होना चाहिए। And the third next point is recommended adoption of the international covenants and the international practices। यहाँ पे वो एक तरह से रिकमेंड करेगी कि यहाँ पर जो जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है या इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है उनको भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए एंड टू इंश्योर द इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ द कंज्यूमर राइट, जिससे कि हम जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों का संरक्षण सही तरीके से किया जा सके। एंड अंडरटेक एंड प्रमोट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट। और वहाँ पे इसी प्रकार के जो इंटरेस्ट है उनको फैलाया जाएगा, उसको प्रमोट भी करवाया जाएगा, प्रोटेक्ट भी करवाया जाएगा। एंड एनकरेज द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कस्टमर। और यहाँ पे उनको जितने भी नॉन गवर्नमेंट एनजीओज हैं या कोई अदर इंस्टीट्यूशंस है तो उनको ये कहा जाएगा कि आप इस तरह का कार्य आप भी करें फॉर द इंस्पायरेशन। यहाँ पे ऐसा भी किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मैंडेट द यूज ऑफ यूनिक एंड द यूनिवर्सल गुड आइडेंटिफायर। किसी भी प्रकार का यूनिक या यूनिवर्सल गुड आइडेंटिफायर को भी नहीं लगाया जाएगा। एंड इश्यू द सेफ्टी नोटिस टू अलर्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट द डेंजरस ऑफ द हैजर्डस अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जितनी भी पार्टीज है जो कंज्यूमर हैं उनके लिए एक सेफ्टी इश्यू भी नोटिस भी जारी किया जाएगा which is made against the dangerous and hazardous unsafe goods or services. And the advice the minister and the department of the central or the state government on the consumer welfare measures। वहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी कुछ कार्य किया जा रहा है, आपने देखा बहुत स्पीड से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और उसके संबंध में मिनिस्टर्स या जो डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो कंज्यूमर के उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु वहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं। एंड द इश्यू नेसेसरी टू द गाइडलाइंस टू प्रिवेंट। इसके अलावा कोई भी इशू है जो जिसके संबंध में गाइडलाइन दी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने के लिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा।
Section 19 of the Consumer Protection Act deals with the power of the central authority to refer the matter for investigation or to other regulators. The central government may, after receiving any information or complaint or direction from the central government, the central authority may, after receiving any information or complaint or the direction from the central government on its own motion or the conduct or to cause the conduct a preliminary inquiry as to whether there exists prima facie case for the violation of the consumer right or the unfair trade practices or any false misleading advertisement or by any person which is prejudicial to the public interest or to the interest of the consumer. And if it is satisfied that there exists prima facie case, it shall cause investigation to be made by the Director General or by the District Collector, where after preliminary inquiry, the central authority is of the opinion that the matter is to be dealt with by a regulator established under the law for the time being in force. It may refer such matter to the concerned regulator along with its report. And for the purpose of investigation, the central authority, the Director General and the District Collector may call upon a person referred to in Section 19 Clause 1 and also direct him to produce any document or record in his possession. This was all about the Section 19 of the Consumer Protection Act. If we talk about the Section 20 of the Consumer Protection Act, it deals with the power of the central authority to recall the goods, where the central authority is satisfied on the basis of investigation that there exists evidence to show the violation of consumer rights or the unfair trade practices by a person. It may pass such order as it deems necessary, including recalling of goods or withdrawal of services which are dangerous, hazardous और unsafe. जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी को ये लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात कि यहाँ पर कुछ एविडेंस ये दिखा रहे हैं कि कंज्यूमर के राइट्स का वायलेशन हुआ है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का सहारा लिया गया है, तो वहाँ पर वो जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। किस किस के संबंध में? नंबर 1, रिकॉलिंग ऑफ गुड्स और विड्रॉल ऑफ सर्विसेज विच आर डेंजर्स। ऐसे गुड्स को मंगा सकती है या फिर ऐसी सर्विस को विड्रॉ करने के लिए कह सकती है जो डेंजरस या हजार्डस किस्म के थे, या फिर reimbursement of the prices of goods or services to recall for purchase of such goods or services. And the third one is discontinuance of the practices which are unfair or prejudicial to the consumer interest, या फिर ऐसी प्रैक्टिसेस जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को गलत तरीके से अफेक्ट कर रही थी, उनको ये कह सकती है वो इसको डिसकंटिन्यू करें, उसे अब आगे कंटिन्यू ना करें। तो दीज आर द पावर्स विच आर गिवन टू द सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल द गुड्स अंडर सेक्शन 20. If we talk about the next section, that is the section 21, that is dealing with the power of the central authority to issue the directions and penalties against false and misleading advertisement, where the central authority is satisfied that after investigation advertisement is false and misleading, जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी को ये लगता है इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो फॉल्स थी या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दी जा रही थी, गलत तरीके से अफेक्ट करने वाली एडवर्टाइजमेंट दी जा रही थी मिसलीड करने के पर्पज से, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही थी या कंज्यूमर के राइट्स का कंट्रावेंशन किया जा रहा था वहाँ पर, तो इट में बाय इशू ऑर्डर डायरेक्शंस टू द कंसर्न ट्रेडर, वो उसको वहाँ पर कोई भी डायरेक्शन या ऑर्डर इशू कर सकती है उसके संबंध में। किसको ऑर्डर इशू करेगी? ट्रेडर्स को या फिर मैन्युफैक्चरर को, फिर एंडोर्सर या जो एडवर्टाइजमेंट करने वाला जो पब्लिशर है, तो इन सबको कहीं भी ऑर्डर इशू किए जा सकते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। एंड टू डिसकंटिन्यू सच एडवर्टाइजमेंट, और वहाँ पे ये भी ऑर्डर पास कर सकती है कि वो इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट जो मिसलीडिंग टाइप की थी उसको डिसकंटिन्यू करे, और टू मॉडिफाई द सच मतलब एडवर्टाइजमेंट, या उस एडवर्टाइजमेंट को वो मॉडिफाई करने के लिए कहेगी कि भी जहाँ पे उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे थे कंज्यूमर के राइट, उस वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए, आप उसे मॉडिफिकेशन कीजिए। एंड इफ द सेंट्रल अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू इम्पोज द पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यदि सेंट्रल अथॉरिटी को ये लगता है कि इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट दी गई थी जो मिसलीडिंग टाइप की थी उसके लिए पेनल्टी इम्पोज करना जरूरी है, तो देन द सेंट्रल अथॉरिटी में पास सच एन ऑर्डर आल्सो, वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी पेनल्टी इम्पोज भी कर सकती है उस ऑर्डर के द्वारा, और वो जो पेनल्टी दी जाएगी इम्पोज की जाएगी वो अप टू 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। एंड द सेंट्रल अथॉरिटी मे फॉर सच एवरी सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन बाय मैन्युफैक्चरर और एंडोर्सर इम्पोज अ पेनल्टी अप टू ₹50 लाख, यदि वो जो सेंट्रल अथॉरिटी है यदि उसको ये लगता है कि इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट उसको भी कंटिन्यू किया जा रहा है, वो अभी उन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं की है और आगे भी उसका वायलेशन किया जा रहा है,
तो वहाँ पे उस पेनल्टी को बढ़ाकर वो 50 लाख तक भी हो सकती है। एंड वेयर द सेंट्रल अथॉरिटी डीम्स इट नेसेसरी, इट मे बाय ऑर्डर प्रोहिबिट द एंडोर्सर of a false or misleading advertisement from making endorsement of any product or services up to 1 year. And the center authority for every subsequent contravention prohibits such endorsement. यदि वो लगातार उसका कॉन्ट्रावेंशन होता जा रहा है, यदि एक बार में शुरू में तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, परंतु इसका कॉन्ट्रावेंशन होने से नहीं रोका जाता तो उसके लिए 3 साल तक की भी सजा दी जा सकती है। एंड वेयर द सेंटर अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट द इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट, क्या पाया गया है, टू पब्लिश और इज द पार्टी टू पब्लिकेशन ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कहाँ पे कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का पब्लिकेशन किया गया है तो इट में इम्पोज सच पेनल्टी अप टू ₹10 लाख, वहाँ पे 10 लाख रुपए तक की उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। एंड नो एंडोर्सर शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी if he has exercised due diligence to verify the veracity of the claims made in the advertisement regarding the product or the services being endorsed by him. And no person shall be liable to such penalty if he proves that he had published or arranged for the publication of such advertisement in the ordinary course of business, and provided that no such defense shall be available to such person if he had previous knowledge ऑफ द ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, यदि सेंट्रल अथॉरिटी ने पहले ही कोई ऐसे ऑर्डर दिए हुए थे कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट का पब्लिकेशन नहीं किया जाएगा और उसको उसके बारे में जानकारी थी, नेचुरली कि वहाँ पर वो उसका सहारा नहीं ले पाएगा। तो वहाँ पर यदि गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट का पब्लिकेशन किया जाए, नेचुरली ही विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। एंड वाइल डिटरमाइनिंग द पेनल्टी रिगार्ड, मतलब वहाँ पे उसको संबंध में जो पेनल्टी जो दी जाएगी, डिटरमाइन द पेनल्टी रिगार्ड टू हैव द फ्लोइंग, मतलब वहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी? नंबर 1, द पॉपुलेशन एंड द एरिया इम्पैक्टेड और अफेक्टेड बाय सच ऑफेंस, इस तरह के ऑफेंस के द्वारा जितना एरिया इम्पैक्ट हुआ है या पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ऑफेंस, उस ऑफेंस की कितनी ड्यूरेशन रही है, क्या फ्रीक्वेंसी रही है। थर्ड वन इज वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन्स likely to adversely affected by such offense, and the fourth one is gross revenue from the sales affected by the virtue of such offense, and the last one is the central authority shall give the person an opportunity of being heard, वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी इस ऑर्डर को पास करने से पहले उसको सुनने का मौका, पूरा सुनने का मौका दिया जाएगा बिफोर द ऑर्डर इज पास्ड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, the power of the central authority can issue any order for the penalty, जहाँ पे किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा पेनल्टी इम्पोज करने की पावर दी गई है सेक्शन 21 के अंदर, जहाँ पे किसी भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का पब्लिकेशन किया जाता है। And if we talk about the power of search and seizure, that is provided under section 22 of the Consumer Protection Act. सेक्शन 22 के हिसाब से फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, द डायरेक्टर जनरल और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ और द डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज द केस मे बी, if he has reason to believe that any person has violated the consumer rights and committed unfair trade practices or caused any false or misleading advertisement to be published, तो वहाँ पे जहाँ भी किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के पश्चात डायरेक्टर जनरल के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा उसको ये लगता है या फिर वो ये विश्वास करने योग्य है कि कंज्यूमर के राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का सहारा लिया गया है या फिर किसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का पब्लिकेशन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे वहाँ पर, एंटर एनी रीजनेबल टाइम इनटू एनी सच प्रमाइसिस एंड सर्च फॉर एनी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑन द आर्टिकल, वहाँ पे उस प्रमाइसिस के अंदर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर वहाँ पे उस एक ऑर्डर पास किए जाएंगे कि उसको सर्च किया जाएगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड वगैरह जो भी होंगे। सेकेंड वन इज और एनी ऑर्डर ऑफ द एविडेंस एंड सीज सच डॉक्यूमेंट, और वहाँ पे उस जो भी डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसको कहीं ना कहीं सीज कर लिया जाएगा, उसको रिकॉर्ड और जो भी आर्टिकल होंगे रिकॉर्ड होंगे उन सबको सीज कर लिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज मेक ए नोट ऑफ एन इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड उन्हें मिलेगा उसका एक नोट तैयार किया जाएगा। एंड रिक्वायर सच पर्सन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड रजिस्टर और डॉक्यूमेंट और आर्टिकल, जो उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि आप रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको इसके सामने प्रस्तुत करना है। एंड द प्रोविजंस ऑफ द CRPC 1973 रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर शेल आल्सो अप्लाई इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में आप देखेंगे तो CRPC के जो प्रोविजंस है सर्च और सीजर से संबंधित वो प्रोविजन इस पे भी अप्लाई होंगे। एवरी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड और आर्टिकल सीज्ड और प्रोड्यूस्ड शैल बी रिटर्न विद इन 20 डेज, और इस तरह के जो रिकॉर्ड है, आर्टिकल है, ये डॉक्यूमेंट जो भी सीज किए जा रहे हैं उनको 20 दिन 20 डेज उसको लौटा दिया जाएगा।
ऑफ द सीजर ऑफ द प्रोडक्शन, जहाँ जिस दिन भी उसको सीज किया गया था, आफ्टर द कॉपीज ऑफ देयर एक्सट्रैक्ट्स देयर ऑफ सर्टिफाइड बाय दैट पर्सन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड वेयर एनी आर्टिकल सीज्ड आर सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। जहाँ पर कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसको सीज किया गया है और वो नेचुरल डिके, मतलब कहीं ना कहीं वो स्पीडी या नेचुरल डिके का उसका हिसाब का है कि वो तुरंत खत्म हो सकता है, वो इस तरह की प्रकृति का है। तो ऐसी स्थिति में जो डायरेक्टर जनरल है या फिर जो भी अथॉरिटी है, वो क्या करेगी, मे डिस्पोज ऑफ दैट आर्टिकल इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। वो उस आर्टिकल को डिस्पोज ऑफ कर सकती है जैसा उसको सही लगे, जैसा वो डिस्क्राइब करेगी, प्रेस्क्राइब करेगी। एंड इन सच ए केस, इन द केस ऑफ आर्टिकल्स अदर देन द आर्टिकल्स ऑफ स्पीडी एंड नेचुरल डिके, यदि कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है जो स्पीडी एंड नेचुरल डिके की प्रकृति के टाइप का है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 38 क्लोज टू ऑफ क्लोज सी सेल अप्लाई इन रिलेशन टू द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। उसके संबंध में वो एनालिसिस जो भी टेस्ट वगैरह किया जाएगा उसके संबंध में वो प्रोविजन लागू होंगे। एंड विच प्रोवाइड दैट इफ द कंप्लेंट एलेजेस ए डिफेक्ट इन द गुड्स, यदि कंप्लेंट जो की गई थी उसके अंदर गुड्स के अंदर डिफेक्ट पाए गए हैं, विच कांट बी डिटरमाइन, जो जिसके बारे में कंप्लेंट की गई थी भी ये डिफेक्ट है इस गुड्स के अंदर, और वो उसके अंदर नहीं पाया जाता, विदाउट एनी प्रॉपर एनालिसिस और टेस्ट ऑफ द गुड्स अटेन्स अ सैंपल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंप्लेंट सील इट। यदि वहाँ पे ये लगता है कि इस तरह के जो गुड्स हैं जिसके अंदर इस तरह के डिफेक्ट की कंप्लेन की गई थी और वो डिफेक्ट उसके अंदर अभी पाया नहीं गया है प्रॉपर एनालिसिस करने के पश्चात भी, तो वहाँ पर उसका जो सैंपल है उसको फिर ऑब्टेन किया जा सकता है कंप्लेनेंट से, और उसको फिर वो ऑब्टेन करके उसे सील कर लेंगे इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। उसका तरीका वही अपनाया जाएगा जैसा कि प्रेस्क्राइब किया गया है। एंड रेफर द सैंपल सो सील्ड टू द अप्रोप्रिएट, और उस जो भी इन्होंने सैंपल सील किया है उसको एक अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी के अंदर चेक के लिए भेजा जाएगा और वहाँ पे चेक उसका प्रॉपर टेस्ट या एनालिसिस किया जाएगा। एंड विच एवर मे बी नेसेसरी, उसके संबंध में वो कोई भी मतलब फाइंडिंग जो जरूरी है वो उसकी रिकॉर्ड कर ली जाएगी। वेदर सच गुड्स सफर फ्रॉम एनी डिफेक्ट, उसके लिए ये पता लगाया जाएगा कि क्या वास्तव में ये जो गुड्स हैं उसके अंदर कोई डिफेक्ट है जिसके संबंध में कंप्लेन की गई थी, या फिर उसके अलावा भी कोई और डिफेक्ट यदि अवेलेबल है तो उस चीज़ को भी चेक किया जा सकता है। एंड रिपोर्ट इज फाइंडिंग, और वहाँ पे उसकी रिपोर्ट की जो भी फाइंडिंग्स आएगी उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने विद इन 45 डेज उसको रखा जाएगा उसके सामने, जैसे ही उसकी मतलब रिपोर्ट उन्हें प्राप्त होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैटर्स रिलेटिंग टू द सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर से संबंधित कौन से प्रोविजन अप्लाई किए जाएंगे। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज दैट इज वेक्सेशियस सर्च। सेक्शन 22 जो है इसके अंदर कुछ वेक्सेशियस सर्च के बारे में दिया गया है कि जहाँ पर डायरेक्टर जनरल या किसी भी ऑफिसर को ये लगता है या उसको ये विश्वास है कि वहाँ पे कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड नहीं है जो सर्च और सीजर के लिए जरूरी है। तो क्या बताया, डायरेक्टर जनरल और एनी अदर ऑफिसर हु नोज दैट देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर सच डूइंग, भी इस तरह की सर्च के लिए कोई ग्राउंड नहीं उन्हें नजर नहीं आ रहा, एंड यट सर्च इज काजेज टू बी सर्च एनी, और वहाँ पे सर्च कोई की गई है या फिर रिकॉर्ड्स को रजिस्टर को या फिर डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है, तो वहाँ पर फॉर एवरी सच ऑफेंस बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू ₹10,000 एंड डेजिग्नेशन ऑफ सच स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और बॉडी और द फंक्शन एज सेंट्रल अथॉरिटी, भी वहाँ पे जो भी जिस तरह से उसकी डेजिग्नेशन होगी उसके हिसाब से उसके ऊपर फाइन या वो जो लगाया जा सकता है। एंड द सेंट्रल अथॉरिटी में इफ इट considers necessary by notification designate any statutory authority or body or the exercise any power or perform the functions of the central authority। कहने का मतलब उसकी यदि भाई गलत तरीके से उस ऑर्डर पास किए गए तो नहीं, कहीं ना कहीं उस अथॉरिटी को कहीं ना कहीं पनिश किया जा सकता है। तो ये कहा गया है कि जो सर्च है वो वेक्सेशियस सर्च नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे उसके लिए एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए यदि आप सर्च का ऑर्डर दे रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सेक्शन 24 दैट इज डीलिंग विद द अपील। If we talk about the appeal, a person aggrieved by any order passed by the central authority, यदि सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कोई भी ऑर्डर पास किए गए हैं और वहाँ पे उस पर्सन कोई पर्सन जो है वो उससे एग्रीव्ड है, उसको ये लगता है कि नहीं मेरे को न्याय नहीं मिल पाया है, तो ही मे पास एन अपील। उस सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर से एक अपील नेशनल कमीशन के अंदर जा सकती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर। जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी का ऑर्डर आएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन में अपील फाइल की जा सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रल अथॉरिटी। And the next one is section 28 that is dealing with the District Consumer Dispute Redressal Commission. If we talk about the District Consumer Redressal Commission, the state government may establish the District Consumer Dispute Redressal Commission to be known as District Commission, जिसको District Commission के नाम से भी जाना जाता है। In such a district,
जो भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन जो जारी किए जाएंगे, जो भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। एंड स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट उतने डिस्ट्रिक्ट कमीशन एस्टेब्लिश कर सकती है जैसा कि उसे सही लगता है। तो क्या बताए, एज इट डीम्स फिट एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। एंड ईच डिस्ट्रिक्ट सेल कंसिस्ट ऑफ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक तो प्रेसिडेंट होंगे, उसके अलावा कम से कम at least two and not more than such number of members as may be prescribed and in consultation with the central government। तो हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट और कम से कम 2 मेंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मेंबर जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। इफ वी टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यदि हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट या मेंबर होने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेंबर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन मेक द रूल प्रोवाइडिंग द क्वालिफिकेशन एंड द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके तरीके के बारे में बता सकती है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए क्या मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा, जो प्रेसिडेंट या मेंबर जो अपॉइंट किए जाएंगे, और उसके संबंध में प्रोसीजर, टर्म ऑफ ऑफिस या जो रेजिग्नेशन का क्या तरीका रहेगा, उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में बताया गया है कि इसका जो रिमूवल किया जाएगा, जो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। एंड द इफ यू टॉक अबाउट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यदि हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं, दैट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 34 सेक्शन 34 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एंड द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिडिक्शन टू entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed ₹1 crore। इसकी जो लिमिट रखी गई है वो 1 करोड़ तक की रखी गई है, जो पहले कम हुआ करती थी, तो ये बढ़ा दी गई है नए एक्ट के द्वारा। एंड ए कंप्लेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन। कोई भी कंप्लेंट जो लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर है, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर इंस्टीट्यूट की जा सकती है। एंड द अपोजिट पार्टी ऑफ ईच एंड द अपोजिट पार्टी वेयर द मोर देन, ये जो कंप्लेंट फाइल की जाएगी, वहाँ पे जो कंप्लेनेंट होगा वो कोई भी अपोजिट पार्टी, या फिर जहाँ पे एक से ज़्यादा अपोजिट पार्टी है तो उनमें से किसी के द्वारा भी वो जो कंप्लेंट है उसको इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, जो वहाँ पे रिसाइड करती है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड एनी अदर अपोजिट पार्टी वेयर देयर आर मोर देन वन, यदि कोई पार्टी एक से ज़्यादा है नेचुरली, तो उनमें से कोई भी पार्टी उसके अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। एंड द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्ट अराइज, यदि उस जगह पर जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, यदि वहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या फिर उसका कोई पार्ट अराइज हुआ है, तब भी उस डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। एंड द कंप्लेनेंट, या फिर जो कंप्लेनेंट है, या तो वो डिसाइड करता है या फिर उसका वो वहाँ पे वर्क और गेन करता है, वहाँ पे फायदा, मतलब अपना काम कर रहा है वहाँ पर, उस जगह पर उसका मतलब काम का मतलब वो स्थापित है जहाँ पे वो कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में इस जगह पर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका जो जुरिडिक्शन रहेगा, आप ये कहेंगे कि जहाँ पे अपोजिट पार्टी डिसाइड करती हो या फिर एक से ज़्यादा अपोजिट पार्टी, तो इनमें से कोई भी पार्टी यदि वहाँ पे डिसाइड कर रही है, तब भी वहाँ पे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, या फिर काज ऑफ एक्शन वहाँ पे अराइज हुआ हो, पूरी तरह से अराइज हुआ हो या फिर उसका कोई पार्ट अराइज हुआ हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो कंप्लेनेंट है, यदि वहाँ पे डिसाइड करता है या फिर वो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है, तो दीज आर द जुरिडिक्शन वेयर द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इफ वी टॉक अबाउट द मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड, कंप्लेंट किस तरह से की जाएगी, इसका क्या तरीका रहेगा, इसके बारे में सेक्शन 35 बात करता है। ए कंप्लेंट इन रिलेशन टू द गुड्स सोल्ड और डिलीवर्ड और एग्री टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और एनी सर्विसेज प्रोवाइड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड मे बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में इस तरह की जो कंप्लेंट है वो फाइल की जा सकती है, किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, जो उपभोक्ता या तो वो खुद फाइल कर दे, टू होम सच गुड्स आर सोल्ड और डिलीवर्ड और एग्री टू बी डिलीवर्ड, if provided और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, और या जैसे मैंने आपको बताया उपभोक्ता के द्वारा फाइल की जा सकती है। सेकंड वन इज हु अलेजेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच गुड्स, जो ये कहता है कि मेरे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है किसी भी गुड्स के संबंध में या किसी भी सर्विस के संबंध में, उस व्यक्ति के द्वारा भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। एंड द थर्ड वन इज वन और मोर कंज्यूमर, जहाँ पे एक से ज़्यादा कंज्यूमर है, तो उनमें से कोई भी कंज्यूमर जो है, यानी कि देर आर न्यूमरस कंज्यूमर, जब किसी भी इंटरेस्ट की एक से ज़्यादा कंज्यूमर के इंटरेस्ट यदि अफेक्ट हुए हैं, तो नेचुरली कि वहाँ पर कोई भी कंज्यूमर जो है वो उस कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी, वहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल अथॉरिटी भी हो सकती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, उनके द्वारा भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है।
तो ये मैंने आपको बताया कौन कौन कंप्लेंट एंटर सकता है। एंड इट मे बी नोटेड दैट द कंप्लेंट मे बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जो वहाँ पे कंप्लेंट है वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के थ्रू भी जारी की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको फाइल किया जा सकता है। जैसे कि आज आपको जानते हैं कि आज इलेक्ट्रॉनिक इसका इंटरनेट का ज़माना है, तो उसके अंदर ये इस चीज़ को भी अलाउ किया गया है कि आप फिजिकली ना फाइल करके उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको फाइल कर सकते हैं। एंड एवरी कंप्लेंट फाइल्स shall be accompanied with such fee and payable in such manner as may be prescribed। भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसकी कंप्लेंट फाइल करने के लिए जो भी फीस बताई गई है, जो भी तरीका बताया गया, नेचुरली कि उसके लिए वही तरीका अपनाना होगा और वो फीस भी पे करनी पड़ेगी। हाँ, वो जो कंप्लेंट इन्होंने फाइल की वो पूरी तरह से लीगल वैलिड मानी जाएगी, उसको एंटरटेन किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया तरीका क्या इसके लिए अपनाया जाएगा, इसके संबंध में सेक्शन 35 बताया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 36 दैट डील्स विद द प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन उसके संबंध में जो प्रोसीडिंग क्या से वो की जाएंगी। एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमीशन एंड एट लीस्ट वन मेंबर देयर ऑफ सिटिंग देयर ऑफ। वहाँ पे प्रेसिडेंट और कम से कम एक मेंबर होना जरूरी है जो उस समय जब प्रोसीडिंग कंडक्ट की जा रही है। इट मे बी नोटेड दैट where a member for any reason is unable to conduct a proceeding till it is completed, the president and the other members shall continue the proceeding from the stage at which it was last heard by the previous member. And in receipt of the complaint, the district commission may by order admit the complaint from being proceeded with or reject the same। तो ये मैंने आपको बताया कि जब भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने कोई भी प्रोसीडिंग रखी जाएगी उसके लिए प्रेसिडेंट भी होना चाहिए और एक मेंबर कम से कम होना चाहिए। यदि कोई ऐसा मेंबर है कि जो मतलब उस प्रोसीडिंग को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो उसको डिसकंटिन्यू रहना पड़ेगा, तो वहाँ पे कोई दूसरा मेंबर जो है वो उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकता है। परंतु जो लास्ट में जब आप देखेंगे तो लास्ट थर्ड हियरिंग जब होगी तो वो जो प्रीवियस मेंबर है वो उस समय मौजूद होना चाहिए। और इस तरह की जो भी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा जो ली जाएगी वहाँ पे उसके संबंध में कोई भी ऑर्डर उसके संबंध में पास किए जा सकते हैं। एडमिट द कंप्लेंट, जिसको उन्होंने एडमिट किया है, जो इसके सामने प्रोसीड की गई है, तो उसके संबंध में कोई भी ऑर्डर उसके द्वारा पास किए जा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा क्या क्या प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी। एंड कंप्लेंट shall not be rejected unless the opportunity of being heard must be given to the complainant। यदि कोई कंप्लेंट रिजेक्ट की जा रही है नेचुरली कि उसके अंदर जो पार्टी है उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो कंप्लेंट रिजेक्ट क्यों की जा रही है, उसको सुनने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। एंड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट सेल ओनली बी डिसाइडेड, और वहाँ पे जो कंप्लेंट है उसकी जो एडमिसिबिलिटी है उसको विद इन 21 डेज, जिस दिन वो कंप्लेंट फाइल की जा रही है उसके 21 दिन के अंदर अंदर उसकी एडमिसिबिलिटी उसको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन डज नॉट डिसाइड द इश्यू ऑफ द एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट, जो इस पीरियड के अंदर यदि उसकी जो एडमिसिबिलिटी है उसको डिसाइड नहीं किया जाता डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा, तो ये समझा जाएगा कि उसको एडमिट कर लिया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज सेक्शन 37 डील्स विद रेफरेंस टू मीडिएशन। भी वहाँ पे जो मीडिएशन के को ये मैटर रेफर किया जा सकता है, इसके संबंध में सेक्शन 37 काम करता है। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर द एडमिशन, जैसे उन्होंने कंप्लेंट को एडमिट करा उसकी फर्स्ट हियरिंग से या किसी भी लेटर स्टेज में यदि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ये लगता है कि इसके जो एलिमेंट्स है उसको सेटल किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो मीडिएशन के द्वारा भी उसको सौंप सकती है उस मैटर को। तो इफ द ऑन द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर its admission, if it appears to the district commission that there exists an element or the of a settlement which may be accepted by the parties, जो parties के द्वारा accept किए जा सकते हैं, तो accept in such case as may be prescribed, it may direct the parties to give it in writing within 5 days consent to have the dispute settled to the mediation। वो ये कह सकते हैं कि इसको मीडिएशन के द्वारा भी इसको सेटल करवा सकते हैं आप in accordance with the provisions of the chapter 5, and where the parties agree for the settlement by mediation and give their consent in writing, the district commission shall within 5 days of the receipt of such consent refer the matter to the mediation। भी जब भी उन्होंने उनसे कहा पार्टी से कि आप ऐसा कर सकते हैं, उसको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा और 5 दिन के अंदर अंदर यदि पार्टीज कंसेंट दे देती है कि हम मीडिएशन के द्वारा हम इसको सुलटाने के लिए तैयार हैं, तो वो मैटर उसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा मीडिएशन को रेफर कर दिया जाएगा, और जिसके संबंध में चैप्टर 5 से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो लागू किए जाएंगे। ये मैंने आपको बताया मीडिएशन को मैटर जब रेफर किया जाता है। सेक्शन 38 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद द प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ द कंप्लेंट। फ्रॉम दिस सेक्शन आई विल डेल्ट विथ
in the next video. If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.